हिंद। आइए, जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ठीक है अपॉइंटमेंट, इनके रिमूवल, ठीक है, इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं और किस प्रकार से ये इंडिपेंडेंट इनको रखा गया है और संविधान के जो भी प्रावधान किए गए हैं इनकी स्वतंत्रता के लिए, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग एनालिसिस, विश्लेषण और डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे प्रकार के ज्यूरिडिक्शंस हैं। ठीक है, उसमें से है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस, अपीलिएट ज्यूरिडिक्शंस, रिव्यू पिटिशंस। ठीक है, इस प्रकार से कई एक प्रकार के ज्यूरिडिक्शंस सुप्रीम कोर्ट के पास और उसके अंतर्गत ठीक है उन्हें एक प्रकार से कह सकते हैं शक्तियां प्रदान है। ठीक है, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को मूलतः गठन किस लिए किया गया था। ओरिजिनल है मतलब मूल। ठीक है, ओरिजिनल है, कोई कहता है ना कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, मतलब एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के गठन का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, ओरिजिनली इसे लाया किस लिए गया था, इसके बारे में जानिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है एज अ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फेडरल कोर्ट मतलब हम लोगों ने पूरे के पूरे इंडिया ने, भारत ने फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को अपनाया है। ठीक है, मतलब डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ है, एक तो सेंटर है, यूनियन गवर्नमेंट है, और डिफरेंट स्टेट्स और पॉलिटिकल यूनिट है जो प्रोविंसेस है। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोविंसेस और एक सेंटर। अब तो देखिए थर्ड टायर भी गवर्नमेंट आ गया, जो म्यूनिसिपालिटीज़ होती है और पंचायत वगैरह में मुखिया सरपंच होते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेजेज हैं गवर्नमेंट के, लेकिन मुख्यतः जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 2 ही स्टेज था, एक सेंटर पे और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहने का मतलब नहीं कि डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर और स्टेट, बेसिकली यही मान के चलो आप, या फिर डिफरेंट स्टेट, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब इससे कोई भी ऊपर अब अदालत और न्यायालय नहीं है। ये हाईएस्ट कह सकते हैं कि अपील ऑफ द ऑर्डर है, मतलब इससे कोई अधिक जो है आप ऊपर जाकर कहीं भी अपील नहीं कर सकते एज अ इंडियन, और इंडिया की प्रभुत्व संपन्न गणराज्य में, इस गणराज्य में, इस इंडिया रिपब्लिक में इससे कोई हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अपील नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय है और भारत फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को भी अपनाया है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ सत्ता होगा वहाँ संघर्ष होना, कह सकते हैं कि प्राकृतिक, जहाँ सत्ता है वहाँ संघर्ष होगा ही, पावर के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। चाहे एक सिंपल सा आप ले लो, देखोगे एक वाइल्ड लाइफ क्रिएचर में भी डिफरेंट एनिमल्स में फाइट होते रहते हैं। पूरे के पूरे विश्व को देखोगे अगर एक बड़े मतलब वाइडर पर्सपेक्टिव में, तो कितने वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं। ये सब क्या है, एक सत्ता का ही संघर्ष है। जो भी विश्व युद्ध वगैरह हुए, सत्ता का ही संघर्ष है। आज भी कई एक राष्ट्रों में, जैसे चाइनीज का एक्सपेंशनिज्म क्या है, वो अपने पावर का मिसयूज करना चाहता है, एक प्रकार से अपने आप को फैलाना चाहता है, अपने पावर्स को और अधिक विस्तार देना चाहता है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ अराइज होता है। अब रही बात कि एक इंडिया ऐसे रिपब्लिक देश में जहाँ यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, मान लेते हैं उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी, डिफरेंट स्टेट्स में कांग्रेस की भी सरकार थी और केंद्र पर भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कंस्टिट्यूएंट असेंबली के फ्रेमर्स को, या फिर कंस्टिट्यूएंट कह सकते हैं ना कि असेंबली के जितने भी सदस्य थे, उनके मन में यह मतलब उठना शंका स्वाभाविक है कि जब इस मल्टी पार्टी सिस्टम में, जब डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट होगी, सेंटर और स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट होगी, तो सत्ता के लिए संघर्ष होना एक कोई बड़ी चीज़ नहीं है और होता भी है। ठीक है, तो इसके लिए इसमें जब कभी संघर्ष होगा, संघर्ष नहीं कि मतलब वार है, युद्ध है, नहीं, मतलब आपसी जब मतभेद होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो किसकी दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो जैसे जो है हर जगह आप देखोगे तो यूनाइटेड किंगडम में जहाँ भी डेमोक्रेसी है, एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होती है सुप्रीम कोर्ट। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी फेडरल कोर्ट है। तो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए हमने एक फेडरल कोर्ट भी इससे पहले कहा जाता था, और यह फेडरल कोर्ट की अवधारणा जो है आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत आया था। ठीक है, उसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाने लगा आज़ादी के बाद। तो ओरिजिनली जो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, ओरिजिनली जो बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि इफ़ देयर वेयर डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड वन एंड मोर स्टेट, अगर
केंद्र सरकार के मध्य में और कोई राज्य सरकार के मध्य में शक्तियों को विभाजन के लेके कोई अगर संघर्ष हो तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में ही उसका फैसला सुनाया जाएगा। दूसरा है कि स्टेट एंड स्टेट, जैसे डिफरेंट स्टेट में भी हो सकता है। जैसे अभी यूपी में किसी और की सरकार है मान लेते हैं, ठीक है, दिल्ली में किसी और की सरकार है, तो हो सकता है दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है। तो एक प्रकार से इस कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट से निपटने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार था, और इसी के लिए ओरिजिनली इसी के लिए गठन ही किया गया था कि इन तमाम चीज़ों का जो है वो निपटारा करे। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर। हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। दिल्ली वाली सरकार जो मतलब आम आदमी की पार्टी या केजरीवाल कहते हैं कि मेरे ये अधिकार हैं, मेरे पास ये होनी चाहिए, पुलिस भी हमें दे दो, मतलब एक प्रकार से वो कहते हैं दिल्ली वर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल, मतलब जनरल लेफ्टिनेंट यहाँ पर गवर्नर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है, उनके पास दिल्ली में अधिक पावर है क्योंकि यह एक यूनियन टेरिटरी है। एक प्रकार से कह सकते हैं केंद्र का जो है पुलिस वगैरह केंद्र के अंतर्गत आती है। तो दिल्ली वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, डिस्प्यूट अराइज होते रहता है। इन दैट केस इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में सुप्रीम कोर्ट मदद करती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई देखिए आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार, कई बार जो है केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गया, ठीक है, एक प्रकार से, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कभी भी फेडरल स्ट्रक्चर में, फेडरलिज्म में डिस्प्यूट होता है तो इन दैट केस इफ देयर वर वन पार्टी इज सेंटर एंड अनदर इज स्टेट और मोर स्टेट एंड स्टेट एंड स्टेट, मतलब राज्य और राज्य के मध्य में भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शंस। दो पॉइंट यहाँ नोट करने वाली बात है। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन, जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें इसका एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है। एक्सक्लूसिव मतलब होता है नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट। कोई भी न्यायालय भारत की इस डिस्प्यूट्स के और ऐसे मतलब कह सकते हैं संघर्ष को पे फैसला नहीं सुना सकते। इसके कारण है, अब जैसे यूपी का हाई कोर्ट है, क्लियर है, और दिल्ली का हाई कोर्ट है। अगर यूपी और दिल्ली में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो राज्य सरकार के बीच में, तो हो सकता है कि यूपी के हाई कोर्ट अपने राज्य के हित में फैसला सुनाए, दिल्ली का हाई कोर्ट अपने राज्य के हित में फैसला सुनाए, क्योंकि दोनों का तो हाई कोर्ट ही है, दोनों का शक्तियां बराबर है, कोई कुछ इसमें कर भी नहीं सकता। एक प्रकार से तो सही प्रकार से कह सकते हैं ना कि एक न्याय की लोग मतलब एक प्रकार से अगर आ भी जाए, अगर वो न्याय फ्री एंड फेयर भी हो, फिर भी दिल्ली वाले यूपी वाले पे एलिगेशन लगाएंगे, यूपी वाले दिल्ली वाले पे एलिगेशन लगाएंगे। तो इसके लिए ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनती है, क्योंकि ऐसे जो मामले होते हैं, ठीक है, वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट जो है ओरिजिनली एक प्रकार से कह सकते हैं कि मान्य होगा, और इसमें सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय, नो अदर कोर्ट, ठीक है, नो अदर देन द सुप्रीम कोर्ट कैन कह सकते हैं कि डिसाइड ऑन सच डिस्प्यूट्स। दूसरा है डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। लेकिन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला सुनाएगी ऐसा नहीं है। जो मामले में कानून और फैक्ट से संबंधित हो गए, अब जैसे कहीं पॉलिटिकल या राजनीतिक कोई कमेंट है, पॉलिटिक्स से संबंधित कोई डिस्प्यूट है, उन तमाम डिस्प्यूट्स में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। वैसे डिस्प्यूट्स जिसमें कि कानून और फैक्ट एंड एक्सटेंड लीगल राइट डिपेंडेंट्स, जो कानूनी अधिकार है उसको लेकर अगर संघर्ष होगा तभी सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें अपना निर्णय सुनाएगी। आगे है एनी स्वीट ब्राउट बाय द प्राइवेट सिटीजन कैन नॉट इंटरटेन अंडर दिस। कहने का मतलब है कि अगर कोई प्राइवेट सिटीजन है, जो मतलब जैसे हम और आप नागरिक हैं, अगर इस डिस्प्यूट्स को हम उठाते हैं या सुप्रीम कोर्ट के पास हम ले जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं मानेगी, क्योंकि ऐसे डिस्प्यूट्स को सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा ही उठाया जाएगा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा ही उठाया जाएगा। कोई इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, स्टेट के अगर कर्मचारी हैं और स्टेट उन्हें कहती है तभी वो चाहते, एक प्रकार से स्टेट का रिप्रेजेंटेशन वहाँ होता है। क्लियर हो गया। आगे है ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग। और कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसके बारे में
ऐसा क्लियर जो है बता दिया गया है कि इन तमाम प्रावधानों में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुरिडिक्शंस नहीं बनता। जैसे डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट, जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 1950 से पहले, 1950 से पहले का जो डिस्प्यूट्स होगा या फिर जो भी संवैधानिक ट्रीटी या संधि होंगे, कोई एग्रीमेंट होगा, इन तमाम डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरटेन नहीं करेगी या फिर इसमें अपना जजमेंट नहीं सुनाएगी। क्योंकि जो भी नियम कानून है सुप्रीम कोर्ट या फिर भारत सरकार, वो संविधान के लागू होने के बाद ही जो है उसके बाद जो है वो मतलब उसी कानून के आधार पर सुनाती है। ऐसा नहीं कि जो अंग्रेजों के ज़माने में कानून बना है उस पर फैसला देती है, नहीं। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि बहुत पुराने हैं, लेकिन जो है एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर जो कहा गया है कि वैसे डिस्प्यूट जो कि संविधान को लागू होने से पहले मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशन से ही चल रहा है, वो सब डिस्प्यूट पे ये जजमेंट नहीं सुनाई। जैसे कह सकते हैं ना कि हमारे कुछ एक प्रिंसली स्टेट थे, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब के साथ डिस्प्यूट था, तो वैसे डिस्प्यूट अगर लेके कोई पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट तो उस पर वो फैसला नहीं सुनाएगी। आगे है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। देखो तमिलनाडु और मतलब कह सकते हैं कर्नाटक में वाटर डिस्प्यूट होते रहता है, तो वैसे कोई जो कि मल्टीपल स्टेट से कोई रिवर गुजरती हो, जैसे गंगा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो किन्हीं दो राज्यों के मध्य में अगर पानी को लेकर विवाद है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। ये सब जो है मतलब निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस के तहत नहीं करेगी। ये सब सरकारें भी जो है बनाती रहती है, बीच में ट्राइब्यूनल्स वगैरह बनाती है, ठीक है। वाटर कह सकते हैं बॉडीज से संबंधित बहुत सारे ऐसे ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं, फिर इन्वायरमेंट से संबंधित ऐसे ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं जो कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस वगैरह देती है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। बहुत सारे ऐसे ज्यूरिडिक्शन और हैं, हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एपिलिएट ज्यूरिडिक्शंस, रिव्यू पिटीशन, मतलब कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू, उसके अंतर्गत वो कर सकती है। लेकिन इसके अंतर्गत यहाँ बात हो रही है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस के अंतर्गत इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। आगे फाइनेंस कमिश्नर मैटर है, फाइनेंस कमीशन मैटर है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंस एंड पेंशन है, कमर्शियल डिस्प्यूट है, जो डिफरेंट स्टेट के मध्य में अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं या सेंटर और स्टेट के मध्य में अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है, तो इन तमाम डिस्प्यूट्स और संघर्षों को सुप्रीम कोर्ट जो है इस ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस में जो है नहीं देखेगी, ठीक है। आगे है रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट ऑन अगेंस्ट सेंटर। देखो कोई भी अगर आर्थिक तौर पे अगर स्टेट को कोई डैमेज हो जाता है तो सेंटर उसे, जैसे अब जीएसटी काउंसिल का निर्माण हुआ, इज दैट क्लियर। तो जीएसटी काउंसिल में सरकार ने कहा था कि मतलब अगर आपको नुकसान होगा तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक डिस्प्यूट, जो कोरोना आ गया, कोविड-19 आ गया, तो लॉकडाउन लग गए, तो सबके सब जो है कर की व्यवस्था जो थी वो कम टैक्स वगैरह आने लगा, सेंटर को भी स्टेट को भी, तो जीएसटी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इसके बाद सेंटर कहती है कि भाई हमने बोला था कि जो जीएसटी को लागू कराने के बाद जो इसके प्रभाव से टैक्स की कमी होगी उसकी भरपाई करेंगे। कोविड-19 के कारण जिससे कमी हुआ है इसकी भरपाई केंद्र सरकार नहीं करेगी। तो ये सब चीज टेक्निकल मामले होते हैं, तो कमर्शियल जो डिस्प्यूट होते हैं ना उसमें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस में नहीं आते। तो ये ओरिजिनली इसीलिए बैठाया गया था कि संविधान का इंटरप्रिटेशन कर सके, जो संविधान में शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्य के मध्य में, इसमें अगर कोई कहीं भी कोई डिस्प्यूट हो कि किसके पास कितनी शक्ति है, कितना ज्यूरिडिक्शंस है, तो इन सारे डिस्प्यूट्स को ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इसे जांचती है, उसे इंटरप्रेट करती है। जैसे कोई ऐसे टर्म्स आ जाते हैं, कोई ऐसे टेक्निकल टर्म आते हैं जिसका कि सही प्रकार से इंटरप्रिटेशन नहीं किया, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। गार्जियन का मतलब है देखभाल करना। अब जैसे घर के गार्जियन होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, दादा दादी या फिर आपके फादर और मदर होते हैं, तो वो हमेशा आपकी निगरानी रखते हैं, आपको वॉच करते रहते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, कौन सा मतलब गेम खेल रहे हैं। मतलब एक प्रकार से उनकी दायित्व बनता है कि वो पूरे के पूरे उन्हें जो है निगरानी में रखे। तो ठीक इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट एज ए गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है, संविधान में जो दिया गया है,
उसके अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार चल रही है या नहीं। वही है फेडरल कोर्ट भी इन्हें कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे ऊपरी अदालत है। अब स्टेट के हाई कोर्ट का फैसला हो सके दूसरा स्टेट नहीं माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मानना ही होगा। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस में यही चीज़ आता है, ओरिजिनली जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था वो यही है कि वह किस प्रकार से दो राज्यों के मध्य या फिर केंद्र और राज्य के मध्य हो रहे डिस्प्यूट्स को वो सॉर्ट आउट कर सके। Is that clear? So that's all. Thank you once again. Have a great day. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.